हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जनरल साइंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। उनको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और दिस इज़ द पार्ट 6। तो अभी तक हमने पार्ट 5 कवर किए थे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो यह है हमारा जनरल साइंस का पार्ट 6 MCQs। ठीक है, जो आपके सभी एग्ज़ाम जो भी आप UPSSC पेट दे रहे हैं या SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या भी कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। इनमें से कौन सा एलिमेंट है सिल्वर कंटेन नहीं करता? तो वो है आपका जर्मन सिल्वर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पिछले 4-5 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए, जर्मन सिल्वर जो होता है ये होता क्या है, ये एक एलॉय होता है। दिस इज एन एलॉय, दिस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, और इसके साथ में सम लिटिल अमाउंट या कह लीजिए सम अमाउंट ऑफ आपका लेड भी देखने को मिलेगा, Pb, और साथ में टिन Sn। ठीक है, तो इन पांचों चीज़ों का बेसिकली एक तरीके से मिक्सचर होता है जिसके अंदर मेजर प्रोपोर्शन इन तीन एलिमेंट्स का होता है और थोड़ा सा एक पिंच ऑफ अमाउंट जो है बेसिकली लेड और टिन का देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर सिल्वर कंटेन नहीं होता। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो होती है हार्डनेस की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है? वो होती है हार्डनेस प्रॉपर्टी। दिस इज द हार्ड, और हार्डनेस के साथ में ये होता है रेजिस्टेंस टू कोरोजन। रेजिस्टेंस टू कोरोजन आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोऑक्सीनॉल एंड terphenol act as a, so this acts as a basically this is act as a Dettol। और Dettol क्या होता है? Dettol होता है आपका एंटीसेप्टिक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेप्टिक नॉट बी। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विच बैक्टीरियम कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। सो मिल्क इनटू कर्ड, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो जो लैक्टिक एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड जो खट्टापन होता है ना, सोर टेस्ट, जो एक खट्टा टेस्ट होता है दही का, ठीक है, कर्ड का, तो वो इसी बैक्टीरिया एसिड की वजह से आपको फील होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन। ग्रेफाइट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ग्रेफाइट मॉडरेटर की तरह भी यूज किया जाता है, और एज अ रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज किया जाता है इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, so which of the following acid is used as an etching glass। एचिंग ग्लास की तरीके से कौन सा एसिड यूज किया जाता है? वो होता है HF। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोड्यूस इट हैज़ अ प्रॉपर्टी कि ये प्रोड्यूस कर सकता है सरफेस लुक लाइक अ ग्राउंड ग्लास। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, caprolactam is used for the manufacturing of nylon 6। नायलॉन 6 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसको हीट किया जाता है। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड दैट हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 533 डिग्री केल्विन का। ठीक है, इस टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर
जहाँ पर ये नायलॉन 6 फॉर्म होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अ गैस रिएक्ट विद CaO बट नॉट विद NaHCO3। ठीक है, ये 3 ऐसे होगा छोटा। ठीक है, दिस गैस इज, ये कौन सी गैस है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CaO। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, और ये रिएक्ट होकर क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 बनाता है। ठीक, अब ये तो बात हो गई। यहाँ पे पूछा था गैस रिएक्ट विद CaO। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है बट नॉट विद दिस मच। ठीक है, यहाँ पर कौन सी रिएक्ट नहीं करता है? बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और a nickel catalyst from fat, this is an example of addition reaction basically। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑयल जो है वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ठीक है, ऑयल को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पर प्रेजेंस हो रही है पैलेडियम और निकल के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये क्या बनाता है आपका? फैट बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो पैलेडियम और निकल है ये किस तरीके के, कौन से रिएजेंट की तरह काम करते हैं? दीज एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारे क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है इस केस के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर जो है ये एक सॉल्यूशन होता है, इज एन एसिटिक लिक्विड। ठीक है, ये एक एसिडिक लिक्विड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, किसके फर्मेंटेशन से? इथेनॉल के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके अंदर 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है बाय वॉल्यूम। एसिटिक एसिड होता है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट मीन्स 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो 100 में मीन्स दैट इज 5 to 8% ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है ये। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्ट बाय कोटिंग इट विद द थिन लेयर ऑफ। यहाँ पर किसकी लेयरिंग की जाती है? तो यहाँ पर हम लेयरिंग करते हैं किसकी? दैट इज जिंक की। ठीक है, जिंक गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, देखिए आयरन है, जब आयरन को एक्सपोज किया जाता है, मतलब ओपन एयर में और एटमॉस्फेयर के कंटेंट में रखा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर प्लस मॉइस्चर। एक्सपोज का मतलब हो गया यहाँ पर एयर प्लस जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में रखा गया, तो उससे क्या होगा, रस्टिंग लगती है। ठीक है, वो रस्ट हो जाता है, और उस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आयरन को और जिंक, मतलब आयरन है इधर और एक जिंक है, इनकी कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, साउंड वेव इज अ। देखिए साउंड वो क्या होती है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेट करते हैं सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रहे हैं। मतलब वो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे कोई स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को जब आपने कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के बाद जब आप रिलीज करते हो, तो जिस डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करती है, तो वो उसका वो बेसिकली किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है? वो आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, या उसमें जो वेव्स होंगी वो कैसी होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। The refractive index of water is 1.33, and what will be the speed of light?
आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है इन वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आपको बतानी है वाटर के अंदर कितनी होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो यहाँ पर हम अगर जो बात करें तो आपको क्या क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है वैक्यूम के अंदर। जैसे आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, अगर जो हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर दिया गया है, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है आपका, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दैट इज म्यू निकालना है आपको, सॉरी म्यू नहीं, सॉरी आपको यहाँ पे ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया ही हुआ है, ठीक है, म्यू तो दिया हुआ है आपको 1.33। आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको वैक्यूम में दिया है स्पीड और लाइट का आपको निकालना। तो ये रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ म्यू कह लीजिए से, तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसे को करेंगे तो आपको मिलेगा 1.33 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻8, ठीक है, एंड अपॉन म्यू। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है इफ द डेप्थ ऑफ वाटर टैंक अपीयर्स टू बी 10 मीटर, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक आपको 10 मीटर अपीयर हो रही है, देन इट्स एक्चुअल डेप्थ वुड बी, जहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आप यूज़ करेंगे, आर आई लिख देता हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, और यहाँ पर होता है एक रियल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन दैट इज अपॉन अपेरेंट डेप्थ, जो आपको फील हो रही है अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। आपको निकालना है, देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33, रियल डेप्थ आपको दी गई है नहीं सॉरी रियल डेप्थ आपको निकालनी है ना, एक्चुअल डेप्थ निकालनी है। तो यहाँ पर आर डी लिख देता हूँ शॉर्ट में, रियल डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ दी है 10, तो ये आपका यह कितना हो जाएगा 13.3 मीटर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था 13.3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन और दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। देखिए यहाँ पर जैसे अगर जो एक मैग्नेटिक बार आपने ऐसे कंसिडर कर लीजिए, अपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा मैग्नेटिक बार, तो दिस इज साउथ पोल और दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में, इनसाइड द मैग्नेट मतलब जब अंदर की तरफ, ये जो मैग्नेट है इसके अंदर की तरफ हम बात करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। और जब हम आउटसाइड द मैग्नेट की बात करेंगे तो ये डायरेक्शन आपको इस तरीके से रिवर्स में देखने को मिलती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। देखिए जब ये यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे कर्व, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ये क्या है, एक तरीके से क्लोज कर्व की तरह बिहेव करती हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 1 2 3 ऑल आर द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following statement is and are correct about the conservation of energy in a simple pendulum? अब देखिए ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम जो होता है, ठीक है, ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल पेंडुलम, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम की, और इसके अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ, हम किसकी बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम यहाँ पर बात करते हैं। क्यों, अब देखिए यहाँ पर जो बॉडी है वो मतलब इस बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी मूव कर रही है पेंडुलम के अंदर, इस तरीके से इस डायरेक्शन में इधर जा रही है फिर इधर जा रही है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इट कंटेन्स बोथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखिए दोनों एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
सो यहाँ पर पूछा है व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। भाई ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और हीमोग्लोबिन जो है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो बनी होती है वो बनी होती है सब यूनिट, बेसिकली सब यूनिट होती है प्रोटीन की, और उस सब यूनिट को कहा जाता है हेमीज, ठीक है, हेमीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस आर सीन बाय द आईज इन दिस प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। सो भाई अब यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, फोकस करेंगे रेटिना ऑफ द आई को बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लाइन को हम चेंज करते हुए उसे एडजस्ट करेंगे, और उस केस में जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई वो रहेगी सेम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज लेट ब्लाइट कॉज बाय पोटैटो। सो लेट ब्लाइट ये बेसिकली होता है फंगस की वजह से। किसकी वजह से, फंगस की वजह से होता है ये, ठीक है, पोटैटो के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके ये तो हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ स्टार्च एसेंशियली। सो स्टार्च इज रिफर्ड एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, नॉट हाइड्रोकार्बन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये होते हैं शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, जो कि दो मेन फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इनका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बेसिकली देखिए सिंपल वाले के अंदर डाइजेशन होता है और कॉम्प्लेक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, स्टार्च का, ठीक है। सो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बेसिकली पॉलीसैकेराइड से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, H9N2 वायरस आर एसोसिएटेड विद। सो H9N2 वायरस जो है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा है जो कि वायरस कॉज करता है थ्रू द बर्ड फ्लू, जैसे बर्ड फ्लू से फैलता है उसी तरीके से। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा यहाँ पर, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटरी क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। सो देखिए अब सिंपल एक टेबल आपको याद होनी चाहिए हमेशा। देखिए मेल जो होते हैं और यहाँ पर फीमेल होती है, ठीक है। तो मेल के अंदर एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तब मेल का एक्स क्रोमोसोम और वाई का फीमेल क्रोमोसोम जब मेट करता है तो यहाँ पर क्या होता है, गर्ल चाइल्ड होती है आपकी, ठीक। गर्ल चाइल्ड की बेसिकली बर्थ होती है, और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल एंड एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल, देन यहाँ पर बॉय होता है, ठीक है। बॉय का बर्थ होता है, बेसिकली लड़के का जन्म होता है। तो बेसिकली यहाँ पर डिटर्मिनेशन फैक्टर कौन सा हो गया, वो हो गया मेल का क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, फादर, ठीक है, फादर, दैट इज मेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, which is the process mainly involved in the transpiration। ट्रांसपिरेशन के अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मेनली। सो इसके अंदर डिफ्यूजन बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा, डिफ्यूजन ट्रांसपिरेशन के अंदर। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है लिविंग सेल और टिश्यूज़ के बीच में। ये मेनली अकर होता है जब स्टोमेटा रिमेन्स ओपन होता है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है किसको, बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, बेसिकली प्लांट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उसको ड्राई होने से बचाता है, ठीक है। तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
which among the following can be cultivated for biodiesel in India? So that is the Jatropha. Jatropha एक प्लांट होता है जो मेनली आपका झारखंड वाली बेल्ट है वहाँ पर मोस्टली उगाया जाता है। ये एक वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट बेस्ड है जो कि एज अ फ्यूल की तरह काम करता है। फ्लावर्ड प्लांट है बेसिकली ये, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? सो दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये एक लार्जेस्ट पार्ट होता है और जो कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स के अंदर दिस इज डिवाइडेड। एक को कहते हैं ड्यूडिनम, फर्स्ट इज ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। 3 पार्ट्स के अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिवाइडेड, ठीक है, जो हेल्प करता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी ग्लैंड्स मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर? सो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 25। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी डोनर ऑफ द रिसिप्ट ऑफ, ओके ये हटा दीजिए, डोनर ऑफ रिसिप्ट ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ओ को डोनेट करने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा यहाँ पर? देखिए इसके लिए सिंपली आप एक चार्ट रखिए, चार्ट आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और ये यहाँ पर है ए बी और ओ, ठीक है। अब ये इस तरीके से, अब देखिए ए किसको दे सकता है? ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, और ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं देगा यहाँ पर, ठीक है। बी जो है, बी ब्लड ग्रुप वाला ए को नहीं देगा ब्लड अपना, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को नहीं देगा। ए बी वाला ए को नहीं देगा, बी को भी नहीं देगा, ए बी को देगा और ओ को नहीं देगा, ठीक है। और ओ वाला जो है वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को देगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लग जाती है कि जो ओ है, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका ए बी जो है, दिस ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये ठीक है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर की तरह काम करता है, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? वो होता है आपका ओ आपको सबको ब्लड देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बोलता है, रिसिपिएंट पूछा था, ओके, कैन बी डोनर ऑफ और द रिसिपिएंट, ओके, डोनर पूछा गया था ना। तो ये यूनिवर्सल डोनर कौन है? ब्लड ग्रुप ओ, दिस इज द डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो टेबल को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के इतने ही क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।